नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है 5 बजे 5 एंकर का। टॉप 5 में आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खंडवा से आपको बता दें, 5 बदमाश थाने की जाली तोड़कर फरार हो गए हैं। बाइक चोरी के मामले में इन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। मोगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बेहद बड़ी लापरवाही, बाइक चोरी के मामले में 5 बदमाशों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, लेकिन उसके बाद आप देखिए 5 बदमाश थाने की जाली तोड़ते हैं और फरार हो जाते हैं। मोगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको खंडवा से। इससे पहले आपको याद होगा, खंडवा में इससे पहले जेल ब्रेक की वारदात को भी अंजाम दिया जा चुका है। सिमी के आतंकी आज फरार हुए थे और अब आप देखिए थाने की जाली तोड़ करके 5 बदमाश फरार हो गए हैं। बाइक चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था और इससे ही जुड़े हुए केस के सिलसिले में इन्हें थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही थी। जब इन्हें वहां पर बंद किया गया, पुलिसकर्मी यहां वहां हुए और उसी दौरान आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है कि 5 बदमाश थाने की जाली तोड़ते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो अब सड़क हादसे से जुड़ी हुई खबर है। मध्य प्रदेश में 2 बड़े हादसे हुए हैं। एक युवक की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हैं। सीधी में सड़क हादसा हुआ जहां बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 12 यात्री घायल हुए, इलाज जारी है। रीवा से शहडोल ये बस जा रही थी, इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। रामपुर थाना क्षेत्र की घटना है। वहीं पन्ना से भी आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे सड़क हादसा हुआ है। बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर बस भी पलटी। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, सभी का इलाज जारी है। और बस में आपको बता दें कि 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। पन्ना से ये बस सतना जा रही थी, इसी दौरान हादसा हुआ। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र की घटना। तो मध्य प्रदेश से ये 2 सड़क हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधी में सड़क हादसा हुआ। बेहद बड़ा ये सड़क हादसा था। बस में भिड़ंत हो गई थी और हादसे में 12 यात्री घायल हुए थे। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं दूसरी खबर पन्ना से है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। 12 से ज्यादा यात्री यहां भी घायल हुए हैं। सभी को यहां भी हॉस्पिटल रेफर किया गया है, सभी का इलाज जारी है। तो 2 बड़े सड़क हादसे, जहां पर एक युवक की मौत हो गई और 24 लोग घायल। और अब नेपाल से आपको खबर बता दें, नेपाल के तनाहू में भारतीय सवारियों से भरी बस नदी में जा गिरी। यूपी नंबर वाली बस में 40 भारतीय सवार थे, जिनमें से 14 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। वहीं 16 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। मौके पर रेस्क्यू टीम तैनात है और राहत बचाव कार्य जारी है। छतरपुर के कोतवाली थाने पर हुई पत्थरबाजी के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया। एडीएम, एसडीएम और एएसपी भी पैदल मार्च में निकले। वहीं सभी मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पत्थरबाजों पर हुए बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने प्रशासन पर कार्रवाई जो की गई है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने लिखा कि छतरपुर की कार्रवाई न्याय व्यवस्था के विपरीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में संविधान खत्म हो चुका है और इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि जो संविधान नहीं मानेगा, कानून का पालन नहीं करेगा, उस पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर छतरपुर की घटना पर तंज कसा। इस पर भी बीजेपी विधायक ने तंज कसा है। उधर इस मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का काम शांति फैलाना है। सरकार असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। मेरा सवाल इस बात पर है कि जिस तरह मकानों को तोड़ा, जो हिरासमेंट करा, ये कौन से कानून के तहत करा, इसका जवाब देना चाहिए। संविधान के तहत देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ट्वीट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया और धड़ाधड़ सबके मकान तोड़ दिए, ये नहीं चलेगा। पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वा कर मड़वा कर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे।
कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। तो छतरपुर मामले में लगातार सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है और इसी बीच मुख्य आरोपी जो है जिसका घर तोड़ा गया था उसका बयान भी सामने आ चुका है। हाजी शहजाद ने यह कहा है कि घर तोड़े जाने को लेकर वो खुद बेकसूर है, सबको रोकने की कोशिश की, पुलिस पर पहले लाठीचार्ज करने का आरोप भी लगाया था। ये मामला शुरू हुआ महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर एक विवादित बयान दिया गया जिसे लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में करीब 500-600 लोग क्या थाना में ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन जो विवाद था वो पथराव में तब्दील हो गया और फिर पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, टीआई घायल हो गया। उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया, मुख्य आरोपी के बंगले को तोड़ा गया, जिसके बाद कई सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है और अब आरोपी ने भी कहा है कि वो बेकसूर है। ये कोई षड्यंत्र है पुलिस प्रशासन का या प्रशासन का कि मुझे टारगेट बनाया गया, जबकि मेरा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें मैंने कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया। हम मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि आप पहले तहकीकात करा लें, इसके बाद किसी का मकान तोड़वाएं, क्योंकि किसी का जब आशियाना उजड़ जाता है तो वो बरसों उसको बना नहीं पाता। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने शुक्रवार को जेल में बंद एमएलए देवेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रभारी सचिव विजय जांगड़े भी थे। सप्तगिरी शंकर उल्का मौजूद रहे। मुलाकात के बाद पायलट ने गिरफ्तारी को लेकर कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिना तथ्य के कई धाराएं लगाई गई हैं। बलौदाबाजार हिंसा शासन प्रशासन की नाकामी है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोई तथ्य नहीं, तो प्रमाण नहीं है और उसके बावजूद ऐसी धारे लगाई हैं जो कानून में कभी भी उसको कोई मान्यता देने वाला नहीं है। तो कोर्ट कचहरी का भी हम सामना करने वाले हैं। लेकिन ये जिस द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करी है, जिस तरह टारगेट करके उनको किया गया है, क्योंकि मुखर होकर उन्होंने सरकार को उनकी आलोचना की थी, उंगलियां उठाई थी, सरकार अपना काम नहीं कर पाई है, इसलिए अपना बदला निकालने के लिए देवेंद्र जी को अरेस्ट किया। तकलीफ थी तो ब्लड सैंपल वगैरह लिया, मुझे बता रहे थे वो। इधर रायपुर में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए कार्रवाई की है। बलौदाबाजार हिंसा से सतनामी समाज को बदनाम किया गया है। इस बात का कड़ा प्रतिकार और विरोध हम लोग कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई राजनीतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर कार्रवाई होती है तो विपक्ष को समूचे विपक्ष का खराब होने जैसी कार्रवाई मानी जाती है। ये जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को और सत्तावी समाज को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं यूक्रेन का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और अब द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर पहुंचे हुए हैं, एनएस अजीत डोभाल भी यहां पर मौजूद हैं और भारत और यूक्रेन के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इससे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और वॉर मेमोरियल भी पहुंचे, जहां पर जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें कल देर रात रेल फोर्स 1 जो कि यूक्रेन की खास ट्रेन है उस पर सवार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 घंटे का सफर करके वो यूक्रेन पहुंचे। राष्ट्रपति जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की और आपको बता दें इससे पहले अलग अलग देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसी ट्रेन से यूक्रेन गए थे, क्योंकि पूरा हिंसा ग्रसित ये क्षेत्र है, वॉर यहां पर हो रहा है। ऐसे में तमाम एयरपोर्ट्स बंद है। यहां पर जो एकमात्र जरिया है वो ट्रेन ही है, जिससे जो तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले 2 दिवसीय पोलैंड के दौरे पर थे और अब यूक्रेन पहुंचे हैं। तो भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और आपको बता दें लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। बीच बीच में सीज फायर भी जरूर होता है, लेकिन ये जो
हिंसा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर कि क्या इसके बाद अब वाकई रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुक पाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता भी शुरू होने वाली है। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ही उन्हें यहां पर निमंत्रित किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें जो यूक्रेन और भारत देश के बीच रिश्ते को मजबूती के साथ पूरे दुनिया के सामने रखते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की। इससे पहले कीव पहुंचे थे और देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो इस वॉर के कारण शहीद हुए से श्रद्धांजलि भी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है आकांक्षा, क्योंकि नाटो देश के अलावा इस युद्ध के बाद किसी भी देश के शीर्ष ने वहां पर दौरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं और जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अब भी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, और जितने बच्चे वहां पर मारे गए इस युद्ध में उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किया है और एक खासा अहम संदेश न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए बल्कि पूरे नाटो देश के लिए है कि नाटो से बाहर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी देश के शीर्ष ने, प्रमुख ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। और देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं, कई अहम समझौतों पर भी वहां पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब आपको रायपुर से खबर बता दें, जहां विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस शनिवार को प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसा है। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को सड़क पर तमाशा करने की जरूरत नहीं, पुलिस की जांच के बाद ही ये कार्रवाई हो रही है। पुलिस की जांच जारी है, उस जांच में जो भी फाइंडिंग्स उनकी होगी उस हिसाब से कार्रवाई है। कोर्ट ने यह कहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया, 2161 करोड़ का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया। कोर्ट ने ये कहा है, ये कहा गया है कि 70 लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड होकर के ये क्राइम किया हुआ है। तो ऐसी बातों की जांच के लिए जब कोर्ट ने स्वयं निर्णय कर दिया, उसके बाद सड़क पर तमाशे की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने सुनवाई के दौरान एक जवाब दाखिल किया और दूसरे जवाब के लिए वक्त मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने समय देते हुए 5 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। अब 5 सितंबर को केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होनी है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस थमती नहीं दिख रही है। केंद्रीय स्तर पर भाजपा इसे लेकर विपक्ष पर हमलावर है, वहीं सरकार ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। इस बीच खबरें हैं कि जनगणना सितंबर से शुरू हो सकती है, हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जनगणना में देरी के चलते सरकारी योजनाएं और नीतियां वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से बन रही हैं। इससे आर्थिक आंकड़े, मुद्रास्फीति और नौकरियों के अनुमानों सहित कई सांख्यिकी सर्वेक्षणों में गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। 1881 से हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण सरकार इसे टालती रही है। जनगणना प्रक्रिया पूरी होने में अभी कम से कम 2 साल और लगेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उनकी किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटिटीज में भी शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। इन पर अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को 6 महीने के लिए बैन किया गया और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को कोलकाता सियालदा कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया। संजय की पुलिस रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पॉलीग्राफिक टेस्ट की मंजूरी दे दी, जहां प्रिंसिपल के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा। इधर मुरैना में बीजेपी पार्षद के बेटे ने एक युवक के घर पर पथराव कर दिया और पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि पथराव करने वाले बीजेपी पार्षद के बेटे का युवक से विवाद हुआ था, जिसके चलते उसने देर रात अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर पर पथराव कर दिया।
दतिया में राशन दुकान संचालक की दादागिरी सामने आई है, जहां राशन लेने गए किशोर से संचालक ने मारपीट की। इसके बाद किशोर से मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। उन्नाव क्षेत्र के भदेवरा का यह पूरा मामला है। और टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सरोकार सौरभ तिवारी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।